हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में जो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स हुए थे डेवलपमेंट के, रूरल डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के, वन बाय वन आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एक्सटेंशन सिस्टम, भी आज हम पढ़ेंगे। वही है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब वही है कि एक्सटेंशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के पहले इंडिया में कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट हुआ था 1921 में। और इसके लिए इंडिविजुअल कौन था जिसने इसकी स्टार्ट की थी, तो आप फोटो में देख सकते हैं, वो है रविंद्रनाथ जी टैगोर। तो कभी भी क्वेश्चन आए श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो स्टार्ट हुआ था 1921 में और स्टार्ट किया था रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। और ये प्लेस कहाँ है? श्री निकेतन, कलकत्ता में। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे रूरल वेलफेयर और रूरल प्रॉब्लम्स को समझना और उसके बेसिस पे एक्शंस लेना, मतलब कौन से प्रोग्राम डेवलप करना ताकि विलेज की डेवलपमेंट हो पाए और विलेज में जो रिसोर्सेस है उसका अच्छी तरीके से हम यूज कर पाए, साथ ही विलेज को क्लीन रख पाए, सैनिटेशन। तो ये सब चीजें इस प्रोग्राम में थी। एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट, जिसे हम कहते हैं श्री निकेतन, श्री निकेतन में रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 8 विलेजेस थे उसमें, और एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स, विलेज इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को विलेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रोच किया गया। इनका डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश की गई। एम्फोसिस था इसमें सेल्फ हेल्प का, मतलब खुद खुद की हेल्प कैसे कर पाए, लीडरशिप डेवलपमेंट का, विलेज में जो ब्राती बालिका, जिस जो विलेज स्काउट थी, मतलब महिलाओं का एक संगठन जो साथ में काम करता हो, उसके थ्रू हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, मतलब जो भी चीजें हाथ से बनाई जा सके उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी और डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती थी। इसकी वजह से क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना था लोकली, मार्केट्स में बेच सकते थे आपके प्रोडक्ट्स और इससे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रीनिकेतन और साथ में इंडिया की हो सकती थी। इसमें लिमिटेशन आप देखेंगे तो एक ही है, एक दो, कि लिमिटेड टू 8 विलेजेस, मतलब कलकत्ता के जो श्रीनिकेतन है वहाँ के 8 विलेजेस में ही इसका यूज हुआ। उसके बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट इसको नहीं था और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा इसका फोकस रहता था। दूसरा प्रोजेक्ट है मार्थन दाम प्रोजेक्ट, वो भी 1921 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किया था डॉक्टर स्पेंसर हैच ने। स्पेंसर हैच स्टार्ट किया था मार्थन दाम प्रोजेक्ट और ये स्टार्ट हुआ था 1921 में। इसका इंडिविजुअल जो है, मतलब डॉक्टर स्पेंसर हैच काम करते थे वाईएमसीए। वाईएमसीए मतलब यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक क्रिश्चियन मशीनरी, ऐसा समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ काम करती है। ठीक है। तो प्लेस कहाँ थी? ये मार्थंडा, मतलब नाम में ही है मार्थंडा। और ये मार्थाराम कहाँ है? ट्रेवनकोर में है, केरला स्टेट में। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए एक पर्सन की थ्रू स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प। सो सेल्फ हेल्प पर इसका फोकस था, जिसमें हम डेवलप किसकी करेंगे? खुद की करेंगे, थ्रू स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इन पांचों डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे सेल्फ हेल्प के थ्रू मार्थनदाम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था। एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? तो इसमें वाईएमसीए सेंटर्स जो थे, इनको 100 विलेजेस जो वाईएमसीए सेंटर जहां पर था उसको कवर किया। और यहाँ पर एक्टिविटीज जैसे लाइफ स्टॉक, जैसे पोल्ट्री, काऊ, कैटल, ये सारी चीज़ें इसमें आती थी। तो इनको कैसे इम्प्रूव करें, इनका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करें? बी कीपिंग, एपीकल्चर, पोल्ट्री, वीविंग। वीविंग मतलब वो जो हम करते हैं कि धागा नहीं बनाते हैं क्या, उसको वीविंग कहते हैं। फिर कॉपरेटिव मार्केटिंग, एग्जीबिशंस, ड्रामास, डेमोन्स्ट्रेशंस, इसके थ्रू जो है एक्टिविटीज की जाती ताकि रूरल डेवलपमेंट हो पाए। कॉपरेटिव्स जैसे एक सोसाइटी और हनी क्लब वेयर फार्म, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कॉपरेटिव जिसमें एक सोसाइटी और हनी क्लब स्टार्ट किया था मर्थन दाम प्रोजेक्ट में। लिमिटेशंस वही है,
फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, विलेज कॉन्टेक्ट कम था और रिलीजियस नेचर था इस इंस्टीट्यूशन का, जो कि क्रिश्चियनरी था। अब हम पढ़ेंगे फिरका डेवलपमेंट स्कीम, जो कि स्टार्ट हुई थी 1946 में। तो 1946 में क्या हुआ था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है इसमें, वीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी जो नाम आएगा, ये हमारे कोर्स में करीब 2 बार आएगा, 2 या 3 बार। तो हमें याद रखना है कि फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो 1946 की है, उसमें वीटी रामाचारी थे, वीटी रामाचारी। और ये कहाँ पर है प्लेस, मद्रास में। ये कब कहा था ये डेवलपमेंट, मद्रास में था। ऑब्जेक्टिव थे इसके रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्पायर्ड था गांधी जी की कंसेप्ट से कि विलेज स्वराज। गांधी जी का जो कंसेप्ट है ना विलेज स्वराज, उसका मतलब ये है कि विलेज के लोग, विलेज का सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल, रूरल डेवलपमेंटल सारा जो है काम विलेज में ही अपने प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और उसमें ही सॉल्व करेंगे। तो विलेज स्वराज, कि विलेज को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, अगर हेल्प चाहिए तो वो मांग सके, और अगर खुद ही अपना काम ठीक से कर सके विलेज में। ये था गांधी जी का कंसेप्ट विलेज स्वराज का। तो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, स्कीम को हेड करते थे डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे वो स्कीम के हेड थे। उनके नीचे था फिरका डेवलपमेंट ऑफिसर्स और ग्राम सेवक, और जो भी वॉलेंटियर्स थे जो स्व इच्छा से काम करना चाहते थे, वो सारे लोग इस स्कीम में इन्वॉल्व थे। स्लो शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स में दोनों इस डेवलपमेंट का काम था। तो पहले तो था शॉर्ट टर्म में, ऐसा था शॉर्ट टर्म प्लान्स में था सैनिटेशन, मतलब विलेज क्लीन रहना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये थे शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स थे इसके काम करना फोकस पे एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन, पानी कैसे पौधों को मिल सके फार्मिंग में, और लाइफ स्टॉक, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऐसी सारी इसकी एग्जीक्यूशन किया जाता था। रिस्ट्रिक्शन या फिर अपन कह सकते हैं लिमिटेशन यही था कि स्कोप बहुत बड़ा नहीं था उसका, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें कलेक्टर्स भी है, ग्राम सेवक भी है, फिर डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन उतना नहीं था ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके। साथ ही कलेक्टर के नीचे फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट आएगा, लाइफ स्टॉक, कॉटेज इंडस्ट्री आएगी। तो वो सब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद है लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल सपोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट न होने के कारण ये अच्छे तरीके से सामने नहीं पढ़ पाया। अब हम देखेंगे सेवाग्राम अटेम्प्ट। सेवाग्राम 1921 में स्टार्ट हुआ था बाय महात्मा गांधी। ये तो सबको ही पता है, सेवाग्राम कहाँ है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेवाग्राम 1921 में स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव यही था कि अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जो मेन धारा में नहीं आ पाए, जो ऊपर ना आ पाए, ज्यादा पैसा ना कमा पाए, ज्यादा सोशल स्टेटस ना कमा पाए, उनको मदद करना, उनके लिए काम करना, प्लस विलेज का ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाए, इस पे फोकस करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था महात्मा गांधी जी का। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बापू कुटी है, जो आपको वर्धा में मिलेगी, सेवाग्राम में। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन इसका ऐसा हुआ कि सेवाग्राम आश्रम एक रूरल लेबोरेटरी की तरह, मतलब सेवाग्राम आश्रम एक छोटे से गांव की तरह एक लेबोरेटरी कर जहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे सेवाग्राम आश्रम काम करता था। इनका फोकस था एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में और लोकल रिसोर्सेज को यूज करने में। और नई तालीम एक ऐसी स्कूल थी जिसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता था, बल्कि वी विल लर्न फ्रॉम द नेचर, नेचर के साथ रह के, नेचर में रह के हम कैसे चीजें सीख सकते हैं, ये नई तालीम का स्कीम था। फिर था एम्फोसिस सेल्फ गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस, जैसे गवर्नमेंट पूरा देश चलाती है, तो विलेज स्वराज का मतलब यही था कि विलेज में ही अपना खुद का एक गवर्नमेंट हो जो विलेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर डिसेंट्रलाइजेशन था कि पावर सबसे ऊपर अगर हो तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर, लेकिन पावर अगर डिवाइडेड हो नीचे के लोगों में भी तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऊपर जो पावर है सबसे ऊपर, उसको डिवाइड करना छोटे छोटे लोगों में, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिवीजन ऑफ पावर को भी डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट, मतलब हाथ,
सिर और हार्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट। हेड हैंड मतलब जिससे हम पैसा कमाएं, मेहनत करके पैसा कमाएं। हार्ट मतलब खुद के लिए अच्छे रहे। और हेड मतलब सबका अच्छा चाहे। तो दिस इज ऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। फिर आता है लिमिटेशन। इसमें ये थे कि वेरी हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स। पर्सनल स्टैंडर्ड्स हमको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते थे और डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो। मतलब कॉमन पीपल को ये फॉलो करने में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होती थी क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। इस वजह से ये उतना मतलब सक्सेसफुल तो है डेफिनेटली, पर लोगों को यूज करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता था। फिर आता है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ था 1920 में। इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने स्टार्ट किया था वो था एफ एल ब्रायन। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में अभी है, तो वहां पर ये था। तब उस टाइम पंजाब में था। अभी आई थिंक ये हरियाणा में है गुड़गांव। सो वंस मेक श्योर दैट। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था और कहा हुआ था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में था तब वो। और एफ एल ब्राइन उसको स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव्स थे उसके पॉवर्टी को रिमूव करना, मतलब गरीबी हटाना, एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्लीनलीनेस और वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करना उसका ऑब्जेक्टिव था। एग्जीक्यूशन ऐसे किया कि विलेज गाइड्स, हर एक विलेज में विलेज गाइड को अपॉइंट किया गया। और एक्सटेंशन टॉक्स जैसे रेडियो टॉक, ड्रामास, पोस्टर्स, एग्जीबिशंस और डेमोन्स्ट्रेशन को लोगों के सामने दिखाया गया ताकि वहां से लोग सीख सके और खुद को इम्प्रूव, एग्रीकल्चर को खुद क्लीन रह सके, वुमेन के एजुकेशन पे काम कर सके। लेकिन इसमें लिमिटेशन यही थी कि वन मैन शो था, मतलब एफ एल ब्राइन ही शायद काम कर रहे थे। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था, इसलिए ज्यादा डाइवर्स काम ये ना कर पाए। वीक विलेज पार्टिसिपेशन था, लोगों की तरफ से उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया। और जो विलेज गाइड्स थे वो ट्रेन नहीं थे और कंटिन्यूटी उसकी स्कीम की नहीं हुई। इस कारण ये गुड़गांव एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया। फिर आता है बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट हुआ था 1932 में। और इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था कृष्णामाचारी, बी टी कृष्णामाचारी। इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। अभी हमने देखा था वीटी रामाचारी, यहाँ पर है कृष्णामाचारी। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? गुजरात नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था? गुजरात नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। और ये था बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बड़ौदा मतलब वडोदरा, बड़ौदा सेम, ये एक ही चीज है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रूरल लाइफ की रैपिड इंप्रूवमेंट, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करना रूरल लाइफ की। फिर एजुकेशन को स्प्रेड करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और एग्रीकल्चरल प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। एग्जीक्यूशन था जैसे गार्डनिंग, पोल्ट्री, बी कीपिंग, स्पिनिंग, विनिंग, अडल्ट एजुकेशन, इस सब पर काम करना। पंचायत को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रांग बनाना। विलेज गाइड्स, टीचर्स, ट्रेडिशनल एक्सटेंशन मेथड्स, इन सब पर काम करना, ये सब इनकी ऑब्जेक्टिव था। लिमिटेशन ये था कि बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया, मतलब ज़्यादा एरिया में ये फैले नहीं थे। और लोकल इनिशिएटिव मतलब लोग कितना पार्टिसिपेट करते थे उस पर ये डिपेंडेंट था। इस कारण ये सक्सेसफुल थोड़ा बहुत हुआ था। फिर आता है प्री इंडिपेंडेंस एरा में स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था 1903 में। और स्टार्ट किया था डॉक्टर सॉरी डेनियल हैमिल्टन ने स्टार्ट किया था। और ये था सुंदरबन बंगाल में। अगर सुंदरबन की बात करें तो आज के परिस्थिति में, आज के कंडीशन 2026 में बंगाल और इंडिया में सुंदरबन आपको देखने मिलेंगे। सुंदरबन फॉरेस्ट है। और इंडिया में 40% आपको देखने मिलेगा सुंदरबन, 60% आपको मिलेगा देखने बांग्लादेश में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन ऑफ मॉडल विलेजेस। तो मॉडल विलेज है, मॉडल विलेज मतलब क्या? जिस विलेज में कुछ तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और वहां पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई, तो उसको ही मॉडल बना के उसके बेसिस पे जो एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट उसने किया वही कॉपी करना अपने विलेज में और उसका इम्प्रूवमेंट करना। ये था इसका मॉडल विलेज का काम। एग्जीक्यूशन कैसे की? ये सारे स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन किस पे बेसिस थी? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे। मतलब लोग साथ में काम करेंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग, मार्केटिंग सोसाइटी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे इसमें एस्टेब्लिश की गई थी। ट्रेनिंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज भी दी जाती थी। मतलब जो ट्रेनिंग है कॉटेज इंडस्ट्रीज की, तो उसको भी लोगों को दिया जाता था।
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब यही, जब आप रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे स्कीम की, जो 1903 में स्टार्ट हुई थी, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन आएगा आपका क्रेडिट सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव से। कोऑपरेटिव जहाँ पे आया वो आया रूरल रिकंस्ट्रक्शन। लिमिटेशन यही थे कि लिमिटेड एरिया कवरेज थी और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज थे। अब हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के आगे वाले और कौन से स्कीम से, प्रोग्राम से। ग्रो मोर फूड कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था 1947 में, ऑब्जेक्टिव था पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर टू अभी अभी खत्म हुआ था, उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, इसका काम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। वार के बाद, जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इसके एग्जीक्यूशन कैसे किया था, एडिशनल स्टाफ को अपॉइंट किया था डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे, और इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई थी 1952 रिव्यू के लिए। फिर आता है लिमिटेशन से, इसके शॉर्ट टर्म अप्रोच थे और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उतना कुछ रहा नहीं। फिर आता है फिरका विकास योजना 1946, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक्सटेंशन में। फिरका योजना 1946 स्टार्ट हुआ था मद्रास स्टेट में, और इसका ऑब्जेक्टिव था विलेज डेवलपमेंट एट फिरका लेवल। मतलब फिरका लेवल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को थोड़े लोकल रेवेन्यू सब डिवीजन में डिवाइड करना, मतलब डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग फिरका लेवल पे डिवाइड करना बेस्ड ऑन विलेजेस एंड ऑल दैट, तो उसको कहते हैं फिरका लेवल। मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिरका, ठीक है, और फिरका में अलग अलग विलेजेस, ऐसा। एग्जीक्यूशन लॉन्च कब हुआ था इसको, 1946 में लॉन्च हुआ था, और सबसे बड़ा बिगेस्ट प्री इंडिपेंडेंस रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसका फोकस था इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट पे। तो बिगेस्ट प्री इंडिपेंडेंस मतलब सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस के पहले वाला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें फोकस था इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट पे। तो चैलेंजेस कुछ नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस कुछ इसमें थे। इसको हम समझते हैं डीप में अगले स्लाइड में। तो आज हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे फिरका विकास योजना, जो कि स्टार्ट हुआ था 1946 में, ठीक है, फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसका एम था गांधी जी का ड्रीम जो है ग्राम स्वराज, मतलब ग्राम, ग्राम मतलब क्या, अपने गांव में हम खुद अपना गवर्नमेंट चला सके, अपना गवर्नमेंट गवर्नेंस कर सके, उसको हम कहते हैं ग्राम स्वराज, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था, 1946 में। तब थे इसमें 34 फिरकास, जो कि थे मद्रास स्टेट में, जिसको आके जाकर 1950 तक 50 एडिशनल फिरकास तक ऐड किया गया था। मतलब टोटल फिरकास कितने थे, 84 थे 1950s में, ठीक है। एट द रेट ऑफ 2 फिरका पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब पर डिस्ट्रिक्ट 2 फिरका थे, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 फिरका, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ फिरका वाज बेस्ड ऑन किस पे था, जनरल बैकवर्डनेस ऑफ एरिया, वो एरिया कितना बैकवर्ड है जनरली, उसके बाद में कितना हैंडलूम और कॉटेज इंडस्ट्री का वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो डेवलप हो सकती है, उसके बेसिस पे फिरका हम डिसाइड करते थे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा काम किया जा सकता है, उसके बेसिस पे वहाँ पे हम फिरका डेवलप करते थे, ठीक है। तो उस स्कीम का उस डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल इंचार्ज कौन होता था, वो होता था कलेक्टर। कलेक्टर को असिस्ट करते थे रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स, जो कि रैंक था उनका नायब तहसीलदार का, ठीक है। तो ये सुपरवाइज करते थे नायब तहसीलदार 2 से 3 फिरकास को, ठीक है। तो फिरकास 2 से 3 फिरकास को सुपरवाइज करने वाले नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के ऊपर कलेक्टर, ठीक है। तो अंडर देम 5 to 6 ग्राम सेवक थे। तो नायब तहसीलदार के नीचे कौन काम करता था, 5 से 10 ग्राम सेवक, ठीक है। हाँ, तो एक फिरका में 5 से 10 ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, मतलब 5 से 10 विलेजेस का मिलकर एक फिरका बनता था, और विलेज लेवल वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो विलेज पे जो काम कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट से जुड़ के, उनका काम था कि विलेज में काम करें, ठीक है, ऐसा था। तो कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे ग्राम सेवक, और उसके नीचे विलेज लेवल वर्कर्स। इनका फोकशनल साथ में, इन्हीं के साथ और कौन कौन से स्टाफ थे इसमें, एग्रीकल्चर फील्ड मैन थे, ठीक है, और कौन था, डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर्स थे, पीडब्ल्यूडी सुपरवाइजर्स थे, और माइनर इरिगेशन ओवरसियर्स थे। ये सारे लोग मिलकर काम करते थे। इसके कारण ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो फिरका डेवलपमेंट कमेटी
मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन हो इस प्रोग्राम में, इसके लिए फिरका डेवलपमेंट कमिटी ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल फंक्शन एट फिरका लेवल, मतलब जो विलेज लेवल के लोग थे और गवर्नमेंट के लोग थे, दोनों साथ मिलकर फिरका लेवल पे काम करते थे। उसके ऊपर फिर स्टेट लेवल पे स्टेट रूरल वेलफेयर बोर्ड भी था। तो इसके कारण जो है ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। इसमें सोशल वर्कर और सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे। पहला था इथवा पायलट प्रोजेक्ट 1948, और इसको स्टार्ट किया था अल्बर्ट मेयर ने, जो यूएसए से हमने लाए थे। और ये कहा हुआ था उत्तर प्रदेश में, कहा हुआ था उत्तर प्रदेश में यह हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स इसके ये है कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल करना, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और समझना कि स्पीड और परमानेंस और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उनको समझना, कितने स्पीड में आ रहा है वो समझना, विलेज लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना, उनके साथ काम करना, और सेल्फ हेल्प थ्रू काम करना। ठीक है। ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल कौन थे, ट्रेन विलेज लेवल वर्कर्स। तो विलेज लेवल के जो लोग थे उनको ट्रेन किया गया था और उसके बेसिस पे काम करते थे। तो विलेजर्स को मेंटल होरिजन उनका इंप्रूव करने के लिए और प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए काम किया जाता था। तो फोकस था इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, जिसमें फोकस करते थे ये लैंड पे, जिसके पास लैंड है और टूल्स है और सराउंडिंग्स है और अच्छे रिसोर्सेस है। साथ ही पढ़ाई लिखाई कराते थे इनको। परसुएसिव था, मतलब लोगों को नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, ना कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो गलत है ऐसा बोलते थे। तो पर्सवेसिव मतलब आप हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है उसको यूज करके देखो, तो ऐसा था। और सारी गवर्नमेंट एजेंसीज का इसको कॉपरेशन था, इस वजह से ये अच्छे तरीके से हुआ था। रिजल्ट ये आया था कि लोगों का पार्टिसिपेशन प्लानिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव था और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ था। और फोर रनर था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, मतलब उससे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले इथवा पायलट प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल हुआ था 1948 में अल्बर्ट मेयर यूएस। अगला प्रोग्राम है नीलखोरी एक्सपेरिमेंट। और नीलखोरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 1948 में। इसे हम मजदूर मंजिल भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर्स, उसके बाद में आर्टिशंस, मजदूर लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, जो कुछ अपने हाथ से बनाते हैं, हैंडमैन क्राफ्टमैन, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मजदूर मंजिल इसको भी कहा जाता है। नीलखोरी एक्सपेरिमेंट 1948, और इसको स्टार्ट किसने किया था, एस के दे ने, और लीड किया था। और ये कहाँ किया था, नीलखोरी हरियाणा में। जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो वेस्ट पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश है। तो वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से 7,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, अपने घरों से निकलना पड़ा था उनको, उनके लिए सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, पावर सप्लाई, मार्केटिंग, शॉपिंग, रिक्रिएशनल, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनकी इस स्कीम का एम था। साथ ही एक्सटेंशन सर्विसेज जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, साथ ही आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स को, यंग फार्मर्स को अच्छी खासी ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जाती थी। इस कारण इसको मजदूर मंजिल नाम दिया गया है। और कैसे रिहेबिलिटेशन के थ्रू और टाइमशिप डेवलपमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, ये हमें इसमें पढ़ाया गया था। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और बाकी का जो भी बचा है सिलेबस हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं, चलिए, शुक्रिया।